आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। सार्वजनिक शिकायतों को अधिक कुशलता से हल करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल में हैदराबाद शहरी विकास और क्षेत्रीय प्राधिकरण यानी हाइड्रा ने जनवरी 2025 से हर सोमवार को शिकायत दिवस शुरू करने की घोषणा की है। यह समर्पित दिन तालाबों, नहरों, पार्कों और अतिक्रमण और शहर के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली अन्य चिंताओं जैसे महत्वपूर्ण नागरिक मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित होगा। सत्र बुद्ध भवन में आयोजित किए जाएंगे, जो निवासियों के लिए एक केंद्रीय और सुलभ स्थान है। शिकायत दिवस एक साप्ताहिक मंच के रूप में काम करेगा, जहां नागरिक सीधे हाइड्रा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी चिंताओं को उठा सकते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हाइड्रा को 50 करोड़ रुपए जारी किए। इन धनराशि का उपयोग हाइड्रा कार्यालय के रखरखाव, नए वाहन खरीदने और विध्वंस से संबंधित अब तक के खर्चों को कवर करने के लिए किया जाएगा। राज्य के बजट में हाइड्रा के लिए कुल 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें शुरुआती रिलीज 50 करोड़ रुपए है। हाइड्रा की स्थापना 12 जुलाई को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा सरकारी झीलों और पार्कों के संरक्षण, तालाबों को बहाल करने और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC सीमा के भीतर आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज पूर्व BRS विधायक पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें विकाराबाद जिले में सरकारी अधिकारियों पर हमले से संबंधित उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने, जिसने पिछले सप्ताह अपना आदेश सुरक्षित रखा था, आज वही फैसला सुनाया और निचली अदालत के आदेशों को रद्द करने की नरेंद्र रेड्डी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने निचली अदालत से BRS नेता की जमानत याचिका पर गुण दोष के आधार पर विचार करने को कहा। हाईकोर्ट ने 29 नवंबर को पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज 3 FIR में से 2 को रद्द कर दिया था। महेंद्र रेड्डी की पत्नी श्रुति ने एक ही मामले में 3 FIR दर्ज करने पर सवाल उठाया। अदालत पूर्व विधायक के वकील द्वारा दी गई दलीलों से सहमत हुई और 2 FIR रद्द कर दी। विकाराबाद जिला के कलेक्टर प्रतीक जैन और कुछ अन्य अधिकारियों पर 11 नवंबर को फार्मा विलेज के लिए भूमि अधिग्रहण पर एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान लगचारला गाँव में भीड़ ने हमला कर दिया था। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के विधानसभा क्षेत्र कोडंगल में हुई इस घटना ने राजनीतिक घमासान शुरू कर दिया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी BRS के बीच हिंसा के लिए BRS नेताओं को दोषी ठहराया गया है। बोमर्सपेट पुलिस स्टेशन ने किसानों को भूमि अधिग्रहण का हिंसक विरोध करने के लिए उकसाने के आरोप में नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मंडल राजस्व अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक की अलग अलग शिकायतों के बाद 2 और FIR दर्ज की गई। हमले के संबंध में विकाराबाद पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक आरोपी नंबर 1 है। उन्हें 13 नवंबर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन एक अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तेलंगाना सरकार ने आज गूगल के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और व्यापक साझेदारी की है। वही CMO की तरफ से पोस्ट में लिखा गया है कि गूगल हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी GSEC स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हैदराबाद में GHSC टोक्यो के बाद APSC क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और दुनिया में केवल 5वां होगा, जिससे डबलिंग, म्यूनिक और मलागा में समान सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें बहुत गर्व है कि गूगल ने GSEC की स्थापना के लिए हैदराबाद को चुना है। यह साझेदारी देश और दुनिया में अग्रणी IT और इनोवेशन हब के रूप में हैदराबाद की प्रतिष्ठा का प्रमाण है। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 11,471 करोड़ रुपए के अमरावती राजधानी विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने इस कार्यों के लिए पुराने टेंडर रद्द कर नए सिरे से टेंडर मांगने पर भी सहमति दे दी है। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों पर मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुथु पार्थसारथी और नगर प्रशासन मंत्री P नारायण ने कहा कि अमरावती में कार्यों की अनुमानित लागत तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि पिछली सरकार ने इन कार्यों की पूरी तरह से उपेक्षा की थी और उन्हें अब नए सिरे से उठाया जाना है। नारायण ने कहा कि 360 किलोमीटर लंबी ट्रक सड़कों के निर्माण की अनुमानित लागत 460 करोड़ रुपए बढ़ गई है और उन्होंने कहा कि अमरावती में कार्यों में प्रशासनिक टावर, एक विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण शामिल है, जिसके लिए
निविदाएं अंत तक बुलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उस समय इन संरचनाओं के निर्माण के लिए बजट अनुमान 41,000 करोड़ रुपए था, जो अब 30% बढ़ गया है। मंत्री ने आगे कहा कि जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री राज्य में एक मेगा शिप यार्ड स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाज निर्माण समूहों और संबंध परियोजनाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व बंदरगाह शेयरधारक केवी राव द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पर काकीनाडा बंदरगाह के हजारों करोड़ रुपए के शेयरों में अवैध अधिग्रहण की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने दर्ज एफआईआर में सांसद विजय साई रेड्डी, सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी के बेटे विक्रांत रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी का भी नाम शामिल है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि काकीनाडा बंदरगाह का 40% हिस्सा, जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए है, जबरन सिर्फ 494 करोड़ रुपए में हासिल कर लिया गया। इस तरह 400 करोड़ रुपए मूल्य के काकीनाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र का 49% हिस्सा पूरी राशि के लिए जीएमआर समूह की प्रतिस्पर्धा पेशकश के बावजूद मात्र 12 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। मई 2020 में सांसद विजय साई रेड्डी ने कथित तौर पर केवी राव को सूचित किया कि विक्रांत रेड्डी काकीनाडा पोर्ट शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में संपर्क करेंगे। विक्रांत रेड्डी ने बाद में स्पष्ट किया कि शेयर जगन मोहन रेड्डी की ओर से हासिल किए जा रहे थे। वही बाद में शेयरों को अरबिंदो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे अब ऑटो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 5:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। हम शाम तक यह तय कर लेंगे कि कल कौन शपथ लेगा। कल मैं एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वह महायुति कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वह इस सरकार में हमारे साथ रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे साथ रहेंगे। हम महाराष्ट्र की जनता के लिए किए गए वादे पूरे करेंगे। को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, लोकसभा नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संभल जाते समय रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने कहा कि हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ है और इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन सरकार की मंशा गलत लगती है, मानो वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। देखिए, लगातार इस तरीके से जो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, तो इससे उनकी नीयत पे जरूर सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को जाने से रोका जा रहा है। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आ रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या घटना असल में हुई है, कौन लोग उसके पीछे थे, लेकिन कुछ न कुछ सरकार की नीयत पे इससे खोट नजर आता है कि वो छुपाना चाह रहे हैं कुछ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।